नमस्ते दोस्तों, हमारे आज के मेहमान हैं जितेंद्र खैतान। ये कोलकाता से हैं। करीबन 35 साल से रियल एस्टेट व्यवसाय है इनका और पायोनियर के नाम से वहाँ ये काम करते हैं। वेरी रेप्यूटेड फर्म, वेरी रेप्यूटेड कंपनी एंड जीतू भाई हैज immense knowledge of real estate sector throughout the country and he is a master in his own city, that is Kolkata. Without any ado, let us welcome Jitendra Khaitan. Hello Jitu bhai, welcome to our podcast today. नमस्कार किशन भाई। आपका स्वागत है। बहुत दिनों से हमारी बातचीत हो रही थी मगर आज मौका बन पाया कि आपके साथ पॉडकास्ट कर पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कलकत्ता में आप काफी सालों से काम करते जीतू भाई। सो हु बेटर देन यू टू रिप्रेजेंट द सिटी एंड लेट अस नो कि कोलकाता में क्या क्या हो रहा है रियल एस्टेट में और किस तरह ये बिजनेस अब आगे जाएगा रियल एस्टेट का कोलकाता में। तो शुरू करने से पहले जीतू भाई आपके बारे में थोड़ी जानकारी आप दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हम लोगों ने ये कंपनी फॉर्म की थी, मेरे दो एल्डर ब्रदर रविंद्र खेतान एंड राजकुमार खेतान ने 1986 में। और उस समय मेरी उम्र करीब 16 साल की थी और मैं ज्वाइन किया 1989 में। आफ्टर मेरे क्लास 12 के जब समझ लीजिए पढ़ाई चल रही थी तब मैंने ज्वाइन किया 1989 में। तो तब से आज मेरे को समझ लीजिए 35 साल हो गए और हमारी कंपनी को करीब करीब 38 साल हो गए। तो हम लोग जब रियल एस्टेट ये ज्वाइन किए थे तो बेसिकली दिस वाज द ओनली बिजनेस जहां पे बहुत कैपिटल का जरूरत नहीं था, बट हाँ टाइम बहुत लगता था। बट यस, दैट वाज द रीजन कि विदाउट एनी कैपिटल अगर कोई रियल एस्टेट कोई धंधा करना है तो रियल एस्टेट इज द बेस्ट बिजनेस। आई नो दैट इज। कई लोगों से मैं ये सुनता हूँ कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट काफी कम है और अपने कॉन्टैक्ट यूज करने हैं, इसके वजह से कई लोग इसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम था बट हाँ टाइम और बाकी तो लेबर जो लगता था वो लगता ही था। हाँ, लेकिन आपने बढ़ाते बढ़ाते अपने बिजनेस को इतना बड़ा कर दिया कि जब हम आपसे मिले थे कुछ साल पहले तो आपका वर्क फोर्स ही इट वाज ऑलमोस्ट 150 प्लस। हाँ, तो उस समय बेसिकली हम लोग ने करीब ईयर 2000 में हमने एक्सक्लूसिव मैंडेट्स का काम चालू किया था कलकत्ता में। हाँ, एक समझ लीजिए कि वैक्यूम था कि कलकत्ता में बिल्डर माल तो बनाते थे बट उनके बेचने वाला कोई ज्यादा नहीं रहता था। तो एक्सक्लूसिव मैंडेट्स में हमको एक प्रोजेक्ट इनफैक्ट एक डेवलपर ने बुला के हमको दिया कि भाई आपको ये काम करना है। तो उस समय हमारे पास में ज्यादा कोई टीम नहीं थी, हम लोग सब इंडिविजुअल बेसिस पे काम करते थे और हमारा ज्यादा फोकस वेरी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में हुआ करता था। बट उसके बाद में जब हमको वो ऑर्डर मिला टू सेल अ प्रोजेक्ट विच वाज अराउंड 250 ऑड यूनिट्स, उस समय करीब 250 यूनिट का वो प्रोजेक्ट था। तो वो हम लोगों ने ठीक है मैंने एक्सेप्ट किया विदाउट हैविंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, हमारे पास में एक सीआरएम उस समय जरूर था। वो हम लोग इन हाउस एक सीआरएम डेवलप कर रहे थे। तो इन द ईयर 2000 तो उसके बाद में हम लोगों ने वो एक्सक्लूसिव मैंडेट का काम चालू किया। तो बहुत मजा आ रहा था उस समय काम करने में। तो ऐसे करके फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके हम लोगों ने टीम बिल्डअप करनी चालू करी, बिकॉज एक के बाद दो, दो के बाद में चार, ऐसे ऐसे करके प्रोजेक्ट्स मिलते गए। और जब प्रोजेक्ट्स मिलते गए तो हम लोगों को अपना मैन पावर भी हर तरह से बढ़ाना था, तो हम लोग वो बढ़ाते चले गए। गुड। सो ग्रोथ इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई। कोई तो इसका मतलब ये इतने सालों से जो टिकी हुई है आपकी कंपनी या बिजनेस, इट इज ऑन अ वेरी वेरी साउंड फुटिंग एंड फाउंडेशन। हाँ, तो एक तरह से डिमांड सप्लाई वाला था कि मार्केट को अच्छे ब्रोकरों की डिमांड थी और जो उनको दोनों तरफ से उनको संभाल के काम करवा सके, और वो गैप को हम लोगों ने काफी हद तक फुलफिल करने का कोशिश किया। हाँ, ये तो भाई एक व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट मैंडेट्स, मुझे एक बात याद आ रही है। पीछे आपने एक बात का जिक्र किया था कि आपने श्रीराम वालों के लिए कुछ काम किया था, जो लॉटरी सिस्टम में कुछ आपने बेचा था। दैट वाज वेरी न्यू, हमारे लिए भी पुणे में ये नया था सिस्टम। वो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। नहीं किशन भाई, श्रीराम के पहले हमने एक और लॉटरी का काम किया था। वो 2013 मार्च में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया था हाईलैंड ग्रीन्स बोल के। तो उसमें हम लोगों ने एक लॉटरी से काम किया था फर्स्ट, जिसमें करीब
2800 फ्लैट हम लोगों ने ऑफर किए थे, और सौरव गांगुली वाज आवर ब्रांड एम्बेसडर इन दैट प्रोजेक्ट। ओके। तो 2800 फ्लैट की जगह हम लोग को जो उसकी एप्लीकेशन आई, वो करीब 5400 फ्लैट्स की एप्लीकेशन आई। माय गॉड। एंड आई थिंक दैट वाज अ रिकॉर्ड एप्लीकेशन टिल नाउ इन इंडिया। मेरे को हाँ। याद नहीं है कि 5400 फ्लैट की एप्लीकेशन एक कैंपेन में किसी में आई हो। और करीब 3 महीने के कैंपेन में हम लोग को 2800 के बदले में 5400 फ्लैटों की एप्लीकेशन आई। उसके बाद में हम लोगों ने और कोई लॉटरी का बहुत ज्यादा काम नहीं किया था। हाँ, ओके। उसके बाद में श्रीराम ने लॉन्च किया करीब करीब आप समझ लीजिए कि 2017 में। तो उन लोगों ने भी सेम उसी मॉडल में काम करना चाहा था, और कुछ हद तक हम लोग सक्सेसफुल भी रहे थे उसमें। तो ये 2 प्रोजेक्ट थे। श्रीराम वाज बेसिकली बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर, और उन्होंने यहाँ पे हिंद मोटर जो गाड़ी एम्बेसडर गाड़ी है, उसका हाँ। कारखाने का एक कुछ लैंड लिया था उन्होंने, और ओके। उसमें उन्होंने वो लॉन्च किया था प्रोजेक्ट। सो क्या रीजन था उस वक्त इतने ज्यादा डिमांड आए थे? क्या पहले किसी ने किया नहीं था, वो रीजन थी, या कोई दाम सस्ता था उसका इसके वजह से? सर 2 चीज थी। एक तो वो 2013 में जब हम लोगों ने हाईलैंड ग्रीन लॉन्च किया था, वो 712 स्क्वायर फीट में 2 बेडरूम 2 टॉयलेट का फ्लैट था। ओके। एंड 712 वाज अ सुपर बिल्ट अप एरिया, नॉट कारपेट। हम्म। तो कारपेट एरिया समझ लीजिए उसमें करीब और 25% था। तो हम्म। ये जो एफिशिएंट प्लानिंग थी, उसके कारण, और प्लस उसमें जो टिकट साइज थी, मेरे को जहां तक याद है वो करीब 2500 रुपए स्क्वायर फीट में हमने लॉन्च किया था। हम्म। तो लोगों के लिए वो एक एंट्री जो लेवल था, दैट वाज वेरी वेरी लो। तो इस हम्म। बोल के एक, और प्लस सौरव गांगुली का भी इंडोर्समेंट था। तो सौरव हाँ। वाज ऑलवेज हैविंग अ वेरी गुड रेपुटेशन इन बंगाल। तो या। उसके कारण भी वो भी हमारा बहुत अच्छा प्ले किया। तो पीपल वेर हैविंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट प्रोजेक्ट। हम्म। और वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में था वो प्रोजेक्ट, जो कि प्रॉपरली अगर आप कलकत्ता के साउथ वेस्ट साइड में एक बहुत लग्जरियस एरिया है, हाई एंड एरिया, अलीपुर बोल के। अलीपुर से हाँ। वो करीब करीब समझ लीजिए 13-14 किलोमीटर दूर था। बट वहां पे सबसे बड़ा इशू था वहां पे कि कम्यूटिंग, बिकॉज वो रोड थोड़ी जैम रहती थी। बट हम्म। ये डेवलपर ने वहां पे बंगाल गवर्नमेंट के साथ में जॉइंट वेंचर करके एक फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव रखा, जो कि हाँ। पास हुआ। तो पीपल थॉट ऑफ कि वहां पे एक फ्लाईओवर आएगा, तो कम्यूटिंग जो एक पेन था, वो एक पेन की जगह में वो एक एडवांटेज हो गया। इस बोल के हम्म। वहां पे हमारा बहुत अच्छा सेल हुआ था। Hmm. So this proves कि infrastructure plays a very very important role on any settlement, any locality, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में खास करके इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। सर सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरे हिसाब से, आपको कहीं भी डेवलपमेंट करना हो, तो सबसे पहले उस एरिया में रोड बना दीजिए। हम्म। तो रोड बनाते ही लोगों का वहां पे रीच बहुत इजी हो जाता है। हम्म। तो जैसे रोड बन जाती है, लोग वहां पे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी तो चीजें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। हम्म। बिल्कुल सही बात है। ये तो भाई अभी कलकत्ता की आपने करीबन 35 सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं, रियल एस्टेट में। अदरवाइज ऑल्सो आपने काफ़ी वहाँ लाइफ देखी है। कलकत्ता कभी किसी ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। लेकिन जिस तरह से दूसरे सिटीज़ ग्रो कर गई हैं, दूसरे मेट्रोज़ बोले जाएँ या दिल्ली, मुंबई, वो बहुत आगे निकल गए हैं। उसके बाद फिर आईटी सिटीज़ बन गई, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, गुड़गाँव। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा एक मकाम हासिल किया है। कलकत्ता पीछे रहने का कारण इंफ्रास्ट्रक्चर है या और भी कोई चीज़ें हैं? सर इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को नहीं लगता कि कलकत्ता में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज हुँ। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप वाटरवेज पकड़े, रेलवेज पकड़े, एयरपोर्ट्स पकड़े, हाँ। हाईवेज रहे, वो सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ अवेलेबल है। मेरे को लगता है 1977 के बाद से बंगाल में कभी सेंट्रल सपोर्टेड गवर्नमेंट नहीं आई। तो वो हुँ। एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ। हुँ। एंड ड्यूरिंग 77 से समझ लीजिए 2012-13 तक, जब तक कम्युनिस्ट का रूल था यहाँ पे, तो हाँ। एक नेगेटिविटी बहुत फैल गई थी। शुरू शुरू में उन्होंने थोड़ा हड़ताल वगैरह का कल्चर चालू कर दिया था। लॉकडाउन हुँ। काफी हुए थे, उस बोल के थोड़ा नेगेटिविटी ज्यादा हो गई थी। इस बोल के देखिए बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, उनके लिए बंगाल वाज आल्सो अ मार्केट लाइक एनी अदर इंडियन मार्केट।
तो उनको इन्वेस्टमेंट का जहां बेटर रिटर्न मिले, जहां एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिले, उन लोग वहां पे स्विच किए। इस बोल के थोड़ा मेरे को लगता है कि बंगाल थोड़ा सा पिछड़ गया। बट एज फार एज अभी जो लगता है टाइम लास्ट 8-10 साल से हमारे यहाँ ग्रोथ रीजनेबल हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा है, बट एक रीजनेबल ग्रोथ हो रहा है। हम्म। और ये देखा जाए कि आज के तारीख में भी वहाँ पर प्रॉपर्टीज काफ़ी रीजनेबल और अफोर्डेबल दाम में मिलती हैं, पीपल कैन अफोर्ड टू बाय। बाकी सिटीज़ में रेट्स हैव गॉन अबव द रूफ, तो अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम आ गया है। सर ऐसा बात नहीं है कि कैलकाटा में बहुत ज्यादा अफोर्डेबिलिटी है। अगर आप बॉम्बे के मार्केट से कंपेयर करें तो हमारे सुपर बिल्टअप के रेट्स, अगर आप कैलकाटा कारपेट एरिया के रेट्स मैक्सिमम समझ लीजिए आज के दिन करीब करीब 60,000 रुपये स्क्वायर फीट है रेसिडेंशियल के। अच्छा। हाँ, और मिनिमम प्राइस आप समझ लीजिए कि करीब करीब 6,000 रुपया कारपेट एरिया का रेट है। ओके। तो 6,000 रुपया से 60,000 रुपया का रेट कोई बहुत रीजनेबल रेट नहीं है। आप इंडियन मार्केट को और देखें तो मेरे को लगता है कि बॉम्बे, दिल्ली एंड मे बी सम एरियाज ऑफ बैंगलोर मे बी लिटिल मोर एक्सपेंसिव, बट अदर देन दीज 3 लोकेशंस मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया में और कोई लोकेशंस में इतने दाम ज्यादा है। हम्म। बिकॉज यहाँ पे तो दो दो रीजन है कि यहाँ पे सप्लाई ऑफ लैंड बहुत लिमिटेड है। बिकॉज सिटी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करी है हमारी। अगल बगल में लोग मूव नहीं करना चाहे। एक तो यहाँ पे अर्बन लैंड सीलिंग अभी भी प्रिवेल करती है। तो अर्बन लैंड अच्छा। सीलिंग के कारण लोगों को लैंड एक्विजिशन करना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। हम्म। वो एक बहुत बड़ा रीजन है। तो सप्लाई जितनी भी है वो बहुत लिमिटेड एरिया में ही सिकुड़ गई है। इस बोल के यहाँ हम्म। पे दाम मतलब कम नहीं है। हम्म। ये तो भाई, हाउ डू यू सी कोलकाता 2 डिकेड्स पहले, जैसे आपने शुरू किया होगा या उसके बाद, पिछले 15-20 साल में कलकत्ता कैसे था, और अब कैसे आप आगे करंट ग्रो उसकी पोजीशन और आगे की ग्रोथ आप कैसे एनविसाइज करते हैं? क्या कलकत्ता मार्केट में आप समझते हैं कि होगा पहले से आज तक? देखिए कैलकाटा मार्केट में 20 साल में जैसा इंडिया में ग्रोथ हुआ है, मैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात नहीं करूंगा, बट एज फार एज रियल एस्टेट इज कंसर्न, तो मैं आपको जैसे बोला था कि 2000 में हमने वो प्रोजेक्ट जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने एक्सक्लूसिव मैंडेट में लिया था, उसमें 1,000 रुपया स्क्वायर फीट का प्राइस था। हम्म। आज के दिन उस लोकेशन में करीब करीब 8-8,500 रुपया का दाम है। हम्म। तो लास्ट समझ लीजिए 24 साल में करीब 8 टाइम्स दाम बढ़ा है। हम्म। कुछ लोकेशंस में ये प्राइसिंग करीब करीब समझ लीजिए कि 10 गुना भी हुई है। हम्म। तो मेरे ख्याल से प्राइस एप्रिसिएशन इंडिया वाइड के हिसाब से कुछ लोकेशंस को छोड़ दीजिए तो यहाँ भी एप्रिसिएशन ठीक हुआ है। बिकॉज यहाँ हम्म। पे ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ऑर्गेनिक पॉपुलेशन की भी ग्रोथ है, तो इस हिसाब से यहाँ पे डिमांड सप्लाई मोर और लेस ठीक रहती है। हाँ। और आगे आपको कैसे लग रहा है कलकत्ता का ग्रोथ रियल एस्टेट में? देखिए हम लोग तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। अभी इनफैक्ट 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे 4 कोई बड़े पावर प्लांट का डिक्लेयर किया है कि कोई 4 बड़े पावर प्लांट यहाँ पे आएंगे। कुछ अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी सेमीकंडक्टर का कोई प्लांट का यहाँ पे संकेत दिया है। तो ये सब डेवलपमेंट आने से डेफिनेटली एक ऐसा होता है कि रोबस्ट ग्रोथ आ सकती है। हम लोग करीब जो 1,000 रुपए में जो जिस प्रोजेक्ट को हम लोग लॉन्च किए थे करीब 2000-2001 में, हाँ। उसका रेट उस एरिया में रेट करीब करीब अभी 8,000 के आसपास पहुंच गया। कुछ प्रोजेक्ट्स में वहां पे 10,000 रुपए तक का भी रेट पहुंच गया। तो अराउंड हाँ। 8 to 10 टाइम्स का एप्रिसिएशन हुआ है करीब लास्ट 23-24 साल में। और हाँ। मेरे को लगता है कि कुछ एरियाज छोड़ के बाकी ये 8 to 10 टाइम्स अगर आपके 24 साल में ग्रोथ होता है, प्राइस एप्रिसिएशन होता है, विच इज अ रीजनेबल वेरी गुड एप्रिसिएशन। बिल्कुल, बिल्कुल, दैट इज ए कमेंडेबल थिंग। एंड या अपार्ट फ्रॉम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, मैं समझता हूँ कलकत्ता में बाकी रियल एस्टेट का भी काफी स्कोप रहा है, जैसे वेयरहाउसिंग का काफी, इंडस्ट्री और वेयरहाउसिंग का काफी बड़ा बिजनेस रहा है वहाँ पर। तो वेयर हाउसिंग का बिजनेस भी अभी बहुत अच्छा पिकअप कर गया है। बट अगेन जैसे मैं आपको बोला कि अर्बन लैंड सीलिंग एक डिटरेंट है जहाँ पे बड़े लैंड एक्वायर नहीं कर पाते हैं। हम्म। इसीलिए अगर आप फंड्स की बात करें तो कलकत्ता में सिर्फ एक ईएसआर बोल के फंड है। उनका एक पार्क है जो कि उन्होंने एक
क्लोज्ड मोटर बाइक की फैक्ट्री उन्होंने खरीदी थी वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से। तो एक हाँ। वही फंड की प्रॉपर्टी है। बाकी कोई प्राइवेट प्लेयर्स काफी है और उन लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं। सप्लाई भी अच्छी आ रही है और डिमांड भी एज फार एज वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो भाई, कमिंग बैक टू रेजिडेंशियल सेक्टर, कोविड के बाद क्या चेंजेस दिखाई दिए हैं कलकत्ता में, मार्केट में? देखिए कैलकाटा मार्केट बाकी इंडिया के मार्केट से कोई डिफरेंट नहीं रहा। तो समझ लीजिए कि कोविड के बाद समझ लीजिए साल सवा साल भर के आसपास तो मार्केट थोड़ा स्लो चला। बट 2021 के बाद से रियल एस्टेट में एक तरह से बूम आया ऑल ओवर इंडिया में। कैलकाटा में भी एक बहुत बड़ा बूम आया और मेनली लग्जरी जितने भी यूनिट्स थे उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी, बहुत अच्छी सप्लाई आई और लोग थोड़ा बड़े फ्लैट्स की तरफ में मूव कर गए और काफी हाई वैल्यू फ्लैट्स और प्राइसेस भी बहुत अप्रिशिएट करी। आप ये समझ लीजिए कि करीब करीब 2021 में जो और अभी 2024 की बात करें तो ऑलमोस्ट प्राइस में करीब करीब 70% टू 100% का अप्रिसिएशन हो गया इन करीब 2 साल 2.5 सालों में। हाँ, और जो आपने अभी डेटा भी प्रोवाइड किए है हाँ कंपैरेटिव ऑफ अदर सिटीज, उसमें कलकत्ता का भी काफी बड़ा शेयर नजर आ रहा है। हाँ तो अगर हम आईजीआर की वेबसाइट को देखें तो हाँ। उसमें रजिस्ट्रेशन भी काफी बड़ा है। इवन लास्ट क्वार्टर टू कंपेयर टू दिस क्वार्टर ऑल्सो हमारा करीब करीब 60 से 65% का रजिस्ट्रेशन का भी ग्रोथ हुआ है। वेरी गुड, दिस इज कमेंडेबल। या ये दिस विच मीन्स पीपल आर लुकिंग एट बाइंग प्रॉपर्टीज इन या कोलकाता। दूसरा एक कारण ये भी था कि कोविड के बाद से स्टैम्प ड्यूटी में गवर्नमेंट ने रिबेट दिया था। वो 1 जुलाई को वो रिबेट खत्म कर दिया। बट स्टिल डिमांड अच्छी है अभी भी रियल एस्टेट की एंड हाँ। मोस्टली एंड यूजर काफी अच्छा माल उठा रहे हैं। हाँ, और सो नई लॉन्चेस अभी क्या लग रहा है कि क्या ज्यादा बन रहा है कलकत्ता में? 2 BHK, 3 BHK या और कोई प्रोडक्ट ज्यादा बनता है? देखिए ये बहुत एरिया स्पेसिफिक है बट नॉर्मली अब लोग थोड़ा 2 बेडरूम को फ्लैट को थोड़ा अवॉइड करते हैं, काफी छोटे यूनिट्स को अवॉइड करते हैं। बट स्टिल अगर कॉम्पैक्ट 3 बेडरूम है तो उसकी भी डिमांड अच्छी है। और अगर आप पॉश एरियाज को देखें तो वहां पे 4 रूम 5 रूम और 6 रूम तक के भी फ्लैट्स बनते हैं जो कि अगर आप सुपर बिल्टअप एरिया पकड़े तो करीब 8,000 फुट, कारपेट एरिया पकड़े तो करीब करीब 6,000 स्क्वायर फीट के आसपास के फ्लैट्स, मतलब एनीवेयर बिटवीन 4,000 से 6,000 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया के फ्लैट्स की काफी अच्छी डिमांड है लग्जरी सेगमेंट में। लग्जरी और सेगमेंट में। हाँ और मिडिल इनकम में समझ लीजिए कि करीब जो 8,000 रुपया से लेके करीब करीब समझ लीजिए 13-14 हजार रुपए की रेंज के माल है रेसिडेंशियल में। उसमें भी करीब करीब आप समझ लीजिए कि 1,500 स्क्वायर फीट से लेके 2,000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया की अच्छी डिमांड है। तो ओके। ये डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में आपका प्रोजेक्ट है। हर एरिया की अपनी अपनी डिमांड सप्लाई है, उसी हिसाब हाँ, से प्रोजेक्ट भी लोग प्लान करते हैं। और माइक्रो मार्केट्स अब कौन सी नई डेवलप होने जा रही है? जैसे वहाँ आगे अगले 5-10 साल में वन कैन बाय, इन्वेस्ट करे या उनका ग्रोथ हो? देखिए कैलकाटा में अगर आप सेंट्रल कैलकाटा को पकड़े तो देयर आर 4 एरियाज। एक साउथ ईस्ट एरिया जिसको गरिया बोलते हैं हाँ। और वहां पे थोड़ी आप समझ लीजिए सस्ते फ्लैट्स बनते हैं या थोड़ी कमती दाम के यूनिट्स है। वहां पे करीब सुपर बिल्टअप की प्राइसेस करीब करीब 4,000 से लेके 6,000 रुपए तक के बीच में है। हम्म। फिर एक साउथ वेस्ट एरिया जो कि जोका, डायमंड हार्बर रोड, बेहाला एरिया हुआ, वहां भी करीब करीब प्राइस 4,000 से लेके 6,000 रुपए तक के है। फिर आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो कि एयरपोर्ट के काफी नजदीक है, वो राजारहाट या न्यू टाउन, नया नाम उसका न्यू टाउन है, वो एरिया को राजारहाट बोलते हैं। वहां पे बहुत अच्छा अप्रिसिएशन हुआ है बिकॉज वो कमर्शियल जो आईटी हब है सेक्टर 5 उसके काफी नजदीक है। तो वहां पे करीब करीब आप समझ लीजिए कि रेसिडेंशियल की प्राइसिंग करीब करीब आप अ, थोड़ी रिमोट एरिया ऑफ राजारहाट में करीब 5-5,500 रुपए से लेके ऊपर से ऊपर तक 10,000 रुपए, ये मैं जो भी रेट बोल रहा हूँ आपको सुपर बिल्टअप, आप इसकी हाँ। प्राइसिंग करीब 30-35% आप बढ़ा लीजिए अगर आपको कारपेट एरिया कैलकुलेशन करना हो तो हाँ। ये प्राइस रेंज है। प्लस अगर आप साउथ नॉर्थ वेस्ट पकड़े जो कि श्याम बाजार या बीटी रोड एरिया है,
वहां पे एनीवेयर प्राइस करीब करीब 5,000 से लेके 8,000 रुपए तक के रेंज के हैं। और नदी के उस पार जो कि हमारे हुगली नदी है, हुगली नदी के उस पार हावड़ा एरिया है। हावड़ा में हाँ। भी करीब करीब आप समझ लीजिए कि एनीवेयर बिटवीन 6,000 टू 8,000 रुपीज की प्राइसिंग हो गई है। ओके, ओके। और हाउ इज द रिटेल मार्केट मूविंग? जैसे शोरूम शॉप्स हैं, ऑफिस स्पेस हैं। शोरूम शॉप्स की अच्छी डिमांड है, बट बहुत ज्यादा शोरूम्स की सप्लाई नहीं है। बट हाँ। आज के दिन अगर कोई अच्छी एरिया में शोरूम रहे तो करीब करीब आप समझ लीजिए कि 25 से 30 हजार रुपए के बीच के भी शोरूम्स के दाम हो गए हैं पर स्क्वायर ओके, फीट। ओके। एंड कमर्शियल स्पेसेस, कंपनीज अब और आ रही हैं आईटी या दूसरे हाँ, सेक्टर में? आईटीएस की काफी कंपनियां अभी मतलब ऑफिसेज ले रही हैं जो कि हाँ। रेंटल में बेसिकली है। और उसका मेन एरिया है सेक्टर 5 सॉल्ट लेक के पास में। और एक एरिया और है कि जो कि साउथ ईस्ट एरिया में रूबी के आसपास, रूबी हॉस्पिटल के आसपास में, ईस्टर्न बाईपास के पास में, वहां भी ओके, कमर्शियल की सप्लाई अच्छी है और डिमांड बहुत अच्छी है वहां ओके। और ये तो भाई, व्हाट इज द सीन ऑन द प्लॉट्स? क्योंकि प्लॉटिंग हमारे यहाँ वेस्ट में वगैरह काफी अब पिकअप हुआ है, पहले नहीं होता था प्लॉटिंग का काम इतना। देखिए, प्लॉटिंग का मार्केट कलकत्ता भी बहुत अच्छा है, बट लेकिन जैसे मैं आपको बोला कि बिकॉज ऑफ अर्बन लैंड सीलिंग यहाँ पे बहुत बड़े प्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते डेवलपर्स नहीं। को। इस बोल हम्म, के डिमांड तो जरूर है, बट प्लॉट्स की सप्लाई बहुत रीजनेबल है, बहुत कम है यहाँ पे। जीतू भाई, बहुत अच्छा सेशन रहा। आपने बड़े तेजी के साथ हर चीज आपने कवर कर दी। मार्केट के चारों दिशाओं ने आपने बता दिया कि कलकत्ता में क्या क्या हो रहा है, प्लॉटिंग, वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल। जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि रेजिडेंशियल में किस लोकेशन में क्या दाम एक्चुअल में बिकता है, वो आपने हर चीज कवर कर दी है। तो एनीथिंग एल्स दैट यू वुड वांट अस टू नो, और हमारे व्यूअर्स को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई चीज बताना चाहते हैं, तो प्लीज कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए। नहीं, बस मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि रियल एस्टेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करे तो थोड़ा सा आप जिसके साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड आप चेक कर लीजिए। जो आपके चैनल पार्टनर्स है उन लोग काम क्या किए हैं पास में, उन लोगों ने उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनका कस्टमर लोग के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और जो डेवलपर जिनका वो माल खरीदना चाहते हैं उन लोगों ने पास्ट में क्या डेवलप किया है, क्या डिलीवरी की है, वो सोच समझ के आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए। और कोई भी ठीक है। सस्ती चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज सस्ती नहीं मिलती है। वो सस्ती अगर कुछ होती है तो कोई कारण होता है, तभी वो सस्ती मिलती है। अदरवाइज दुनिया में कोई आदमी अपना माल सस्ता नहीं बेचना चाहता है। तो अगर कोई जगह सस्ता काम दाम मिले तो उसको थोड़ा ज्यादा ठोक बजा के देखिए। बहुत अच्छी एडवाइस है जीतू भाई, क्योंकि कई लोग ट्रैप हो जाते हैं इस पर्टिकुलर लालच में। और यस। जब तक लालची इस तरह के लोग होंगे जो लालच को खरीदेंगे, तो लालची लोग तो वो हैं ही जो इसको बनाएंगे। इट तो इज। सर, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कलकत्ता में कुछ ऐसे ऐसे भी हम लोग को ऑफर आते हैं कि जहां पे समझ लीजिए कि 6 करोड़ रुपया एकड़ का दाम हो। हाँ, जहां पे जमीनों के दाम 6 करोड़ रुपया एकड़ हो, वहां पे हाँ। हमारे पास में आते हैं कि यहाँ पे प्लॉटिंग हम लोग कर रहे हैं और करीब 60 लाख से 1 करोड़ रुपए एकड़ में जमीन देंगे। अच्छा। तो भाई हमको समझ में नहीं आता है कि जहाँ 5-6 करोड़ रुपया अगर एकड़ का दाम होता है, वहां पे आदमी कोई मेरे को 1 करोड़ के नीचे नीचे कैसे जमीन दे सकता है। तो कुछ ना कुछ तो। हम लोग ज्यादा ध्यान ही नहीं देते वो सब में। सीधा हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, अभी हमारे पास में हैंड्स फुल है, अभी हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि वो ये 100%, मतलब ये भी नहीं कि उसमें ट्रैप के चांस है, वो 100% ट्रैप ही है। ट्रैप ही है। ये तो आपके और हमारे जिंदगी में, हमको भी 30-32 साल इस लाइन में हो गए हैं जीतू भाई। हमने बहुत देखे हैं, ये हाँ, लोगों के पैसे जाते हुए देखे हैं, और काफी बुरा होता है। क्योंकि हाँ। जब रियल एस्टेट खरीदने इंसान निकलता है तो अपने जीवन की पूंजी उसमें लगाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से वो पैसा जमा करके, सोना बेच के, ये करके, वो किसी तरह वो बोलते हैं कि एक घर हो जाए अपना। और और उसमें एक अगर एक वो। एडवाइस, हाँ, एक हाँ एडवाइस और है किशन भाई, जी। कि मैं कस्टमर्स को एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगा कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों से डील करिए जिनका रियल एस्टेट फुल टाइम बिजनेस हो। हाँ। चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो चैनल पार्टनर्स, एजेंट्स, कोई भी हो, जिनका वो फुल टाइम काम हो और वो ही उनका ब्रेड एंड बटर हो।
अदरवाइज किसी का साइड बिजनेस हो तो वो आज आपको काम करा के बाहर निकल जाएगा, फिर आप उसको खोजते रहेंगे, वो आपको नहीं मिलेगा। नहीं ये मिलेगा। चीज डेवलपर के ऊपर में भी लागू होती है और एजेंट और चैनल पार्टनर्स के ऊपर में भी लागू होती है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और कलकत्ता में खास करके अभी रेरा इतना तेज नहीं हुआ है जितना हमारे पास महाराष्ट्र में हुआ है। हमारे पास तो Yes. एग्जाम्स भी हो गए हैं रेरा के। अब एक बार वो आपके पास आ जाएगा तो शायद ये सारा साफ सफाई पूरी हो जाएगी इस हाँ। सेक्टर में भी। हम्म। ठीक है जीतू भाई, बहुत बहुत चलिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जीतू भाई। फिर और भी कुछ बातें होंगी, हम अगले पॉडकास्ट में आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। श्योर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू किशन भाई, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद है ये कोलकाता का पॉडकास्ट जितेंद्र खेतान जी की तरफ से आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू अगेन विद द न्यू गेस्ट।